क्या हो रहा है? ये शोर क्या है? ये इतना अंधेरा क्यों है? क्या मुझे मरना नहीं चाहिए था? खैर जो भी हो, ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों के बारे में सोचकर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपने चारों ओर अंधेरे को महसूस करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अचानक मुझे अपने अंदर कुछ गर्म और तरल पदार्थ बरसता हुआ महसूस होता है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, मेरा गला, मेरा मुंह, ये हिल रहा है। ओह! मुझे लगता है कि मेरा शरीर बरकरार है। मैं अपनी आँखें खोलने की कोशिश करता हूँ और अचानक अंधेरे के विशाल विस्तार में मुझे चारों ओर रोशनी के कुछ निशान महसूस होते हैं। ओह! ये बहुत अंधा कर देने वाला है। आप भाड़ में जाओ, ये बहुत अंधा कर देने वाला है। मैंने अपनी आँखें बंद कर लीं और इस बार मैंने धीरे से खोलने की कोशिश की और जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे हतप्रभ कर दिया। मैंने अपने 19 वर्ष के कुंवारे जीवन में ऐसा स्वर्गीय दृश्य कभी नहीं देखा। मेरे सामने एक बेहद खूबसूरत महिला थी, शायद लगभग 30 साल की होगी। उसके चांदी जैसे रेशमी बाल, सबसे खूबसूरत बिल्लौर जैसी बैंगनी आंखें, बिना किसी दाग धब्बे वाला खूबसूरत चेहरा और जिसे देखने के लिए हर कोई एक दूसरे को मारने पर मजबूर हो जाए। मैंने इंटरनेट को छोड़कर वास्तविक जीवन में कभी भी बहुत सी महिलाओं को नहीं देखा है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह उन सभी में से सबसे सुंदर और सुंदर है। वैसे भी, समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि वो महिला मुझे बहुत प्यार से और आंखों में गर्मजोशी के साथ देख रही है। प्रतिशत हैश। और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह ठीक है, मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है, लेकिन अगली बात जो उसने कही उससे मुझे किसी तरह समझ में आ गया। लानत है। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन आखिरकार मैं शांत हो गया। कौन नहीं चाहेगा, ये देखते हुए कि आपको इतनी गर्मी और आराम मिल रहा है और दूध का तो जिक्र ही नहीं। मैंने देखा, इसलिए मैं विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने देश वापस जाने के लिए विमान में था और एक निश्चित अशांति थी और उड़ान हिंसक रूप से हिलने लगी। लोग हर जगह चिल्ला रहे थे और निश्चित रूप से मैं घबरा रहा था और अगली बात जो मैंने सुनी वो एक विस्फोट था और मेरे चारों ओर अचानक अंधेरा छा गया। ठीक इसी तरह अगली बात जो मुझे पता है कि मैंने पुनर्जन्म लिया है। ये खूबसूरत औरत तो पक्का मेरी माँ है, अगर नहीं तो मैं तो 14 हुआ हूँ। वह जिस प्यार भरी निगाहों से मुझे देख रही है, उसे ध्यान में रखते हुए, वह निश्चित रूप से मेरी माँ है। हाँ वो है और आप अन्यथा इनकार नहीं कर सकते, कृपया ऐसा न करें। मैं और अधिक परेशानियां नहीं चाहता, मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ। मुझे ज्यादा सोचना बंद कर देना चाहिए और वही करना चाहिए जो मुझे करना चाहिए। इन खूबसूरत निपल्स से दूध पी लो। आखिर मैं एक बच्चा हूँ। भारत की सबसे भरोसेमंद सट्टेबाजी साइट फन88 पर आज ही अपनी जीत का सिलसिला शुरू करें। फन88 नाइटिंगेल के देश में एक राजसी अंधेरे महल के अंदर एक अच्छी तरह से रोशनी वाले कमरे में बाहर के अंधेरे और उदास माहौल से बिल्कुल विपरीत। चांदी के बालों वाली बैंगनी आंखों वाली एक महिला जो लगभग 30 वर्ष की लग रही थी, एक बड़े बिस्तर पर बैठी थी और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जिसे वह स्तनपान करा रही थी। वो उस बच्चे को प्यार से देख रही थी जिसे उसने अभी जन्म दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे ने पैदा होने के बाद कोई शोर क्यों नहीं किया या वह बिल्कुल भी क्यों नहीं रोया, लेकिन उसके दिल की धड़कन और उसकी पलकों के फड़कने को महसूस करने के बाद उसे समझ नहीं आया, समझ गया कि वो स्वस्थ है। बधाई हो मैडम, एक नौकरानी ने कहा। बधाई हो माँ, क्या मैं अपने भाई को पकड़ सकता हूँ? बच्चे को पकड़ने वाली ने कहा, जैसे नैन नक्श वाली एक खूबसूरत महिला। उसके भी वही चांदी के बाल, बैंगनी आंखें थीं और उसका चेहरा बिना किसी खामी के गढ़ा हुआ था और लगभग 20 साल की लग रही थी।
अगर उसने यह नहीं कहा होता कि उसके सामने वाली लड़की उसकी माँ है तो हर कोई उसे उसकी बहन समझने की गलती करता। नहीं प्रिय, अभी वो बहुत कमजोर है। कुछ दिनों के बाद आप उसे पकड़ सकते हैं, ठीक है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान बहुत गर्मजोशी भरी थी और उसकी निगाहें बहुत कोमल थीं। अच्छा, करीब 20 साल की महिला ने उदास होकर कहा। अब माँ थक गई है और तुम्हारे भाई को भी खाना खिलाना है। क्या आप कृपया बाद में वापस आ सकते हैं? महिला ने सौम्य स्वर में कहा। ठीक है, करीब 20 साल की महिला ने तटस्थ स्वर में कहा और नौकरानी के साथ चली गई। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मेरे बच्चे? चिंता मत करो, माँ तुम्हारे लिए यहाँ है और वो हमेशा तुम्हें प्यार करेगी और तुम्हारी रक्षा करेगी। महिला ने पहले से कहीं अधिक नम्रतापूर्वक और बहुत अधिक प्यार भरे तरीके और धीमी आवाज में कहा, जैसे कि जरा सी बात भी उसकी गोद में मौजूद बच्चे को चोट पहुंचा सकती है। बच्चे ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा और वह भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और उसे नीचे कर दिया और उसे स्तनपान कराने के लिए अपने कपड़े खोल दिए। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद करीब 20 साल की महिला कमरे में वापस आई। माँ, क्या अब मैं उसे पकड़ सकता हूँ? उसने विनती भरे स्वर और पिल्ला जैसी शक्ल में पूछा। भारत की सबसे भरोसेमंद सट्टेबाजी साइट आज ही फन88 पर अपनी जीत का सिलसिला शुरू करें। फन88 यहाँ, प्रिया, लेकिन नम्र रहो, ठीक है? महिला ने चिंतित स्वर में कहा। ठीक है, लेकिन अभी उसे मुझे दे दो। महिला अपने बच्चे को उसे सौंप देती है और चिंतित भाव से उसकी ओर देखती है और कुछ भी होने की स्थिति में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्या हो रहा है? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली और एक बार फिर मुझे झटका लगा। मेरी माँ जवान कैसे हो गई? और उसके स्तन का आकार कैसे कम हो गया? मैंने उसे देखने के बाद शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन अफसोस, जो सुनाई दे रहा था वो एक बच्चे के रोने की आवाज़ थी, या मेरी माँ ने यही सोचा था, क्योंकि मुझे लगा कि कोई मुझे पकड़ रहा है और मैंने एक बार फिर देखा और अपनी माँ का परिचित चेहरा पाया। ओह, वो यहाँ है। तो वो कौन था जो मुझे पकड़ रहा था? मैं दोबारा देखने के लिए अपना चेहरा हिलाने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि यह एक बच्चे का शरीर है जो केवल कुछ दिन पुराना है, ये समझ में आता है। माँ, आप उसे वापस क्यों ले गईं? 20 साल की महिला ने कहा। वो रो रहा था प्रिये, मुझे लगता है कि उसने खुद को किसी अनजान व्यक्ति के साथ पाया और रोने लगा। उसने नम्र भाव से कहा, उसकी पिछली सारी चिंताएं दूर हो गईं। तुम उससे अलग नहीं होना चाहती, मुझे कोई बहाना मत दो। ओह उफ, ऐसा लगता है जैसे मैं पकड़ी गई हूँ, उसने मजाक में कहा और अपना हाथ बढ़ाकर 20 साल की महिला को अपने पास बैठने का इशारा किया। लगभग 20 साल की महिला उसके पास आई और अब सीधे अपने छोटे भाई को देख रही थी और पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट रूप से। बहुत खूब, वो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है माँ। क्या तुम भी मेरे जैसे नहीं दिखते? खैर, मैं आपकी बेटी हूँ तो ये समझ में आता है। वैसे भी मैंने उसका नाम तय कर लिया है। ओह बताओ, मुझे बताओ, जल्दी बताओ माँ। शांत हो जाएं। उसका नाम लित होगा। लित इव्यो। एनिमे नॉवल स्टोरी हिंदी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेकिन माँ, क्या ये लगभग आपके जैसा ही नहीं है? मैंने उसका नाम इस तरह रखा है ताकि मैं उसके करीब महसूस कर सकूं। ठीक है माँ, बहाने मत बनाओ और यह स्वीकार कर लो कि तुम नाम रखने में खराब हो। 20 साल की महिला ने कहा और अपनी जीभ बाहर निकाली, जिस पर उसने अपनी माँ से उसके कान मरोड़वा दिए। इस बीच उपरोक्त पक्ष एक भी शब्द नहीं समझ सका और केवल यह अनुमान लगा सका कि दोनों महिलाएं उसका परिवार हैं।
वो नहीं जानता था कि दूसरी महिला कौन है, क्योंकि वो उसकी माँ से मिलती जुलती है और इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उसने यह मान लिया कि वह भी उसका परिवार है। वो उसकी चाची या शायद बहन हो सकती है, क्या पता। जोखिम क्यों ले? समय बीतता गया। लित अब वे जो भाषा बोल रहे थे उसे थोड़ा थोड़ा समझने लगा था और अब कुछ शब्द भी बोल सकता था। उसे एहसास हुआ कि उसका नाम लित है, जो उसकी माँ के नाम लिलित से लिया गया है, और उस दिन उसकी माँ के साथ दूसरी पार्टी उसकी बहन थी जिसका नाम लूसी था, चाची नहीं। उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए किसी भी अन्य बच्चे की तरह अपना पहला शब्द माँ कहा और इसी तरह कुछ महीनों बाद उसने रेंगना शुरू कर दिया। मेरा बच्चा, माँ के पास आओ, लिलित ने बैठते हुए और अपनी बाहें खोलते हुए कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बच्चा इतना प्यारा हो सकता है। वो केवल तभी रोता था जब वो भूखा होता था या जब रात में पालने में उससे दूर होता था। और ये देखते हुए कि वह कैसे अलग नहीं होना चाहता था, वह भी बाध्य हो गई और हर रात उसके स्तन चूसते हुए उसके साथ सो गई। जिस बात ने उसे उससे और अधिक प्यार किया वो ये थी कि उसने कितनी तेजी से बोलना और रेंगना सीख लिया। वो केवल 3 महीने का है और फिर भी यहाँ वो चलने की कोशिश कर रहा था। उसे भी चलना शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसे बिस्तर का सहारा पकड़कर उसकी ओर आने की पूरी कोशिश करते देख उसका दिल पिघल गया। दूसरी ओर लित निराश था। 3 महीने हो गए हैं और खुद को गंदा करना उनके लिए बहुत शर्मनाक था, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। ये सोचकर कि यह ठीक है, वो अब बच्चा था। उसे सबसे अधिक निराशा इस बात से हुई कि वो ज्यादा हिल-डुल नहीं सकता था। वो हिलना चाहता था। वो अपने पिछले जीवन में स्थिर थे, यानी विमान में सीट पर बैठे थे और यात्रा बहुत लंबी थी और उनकी मृत्यु हो गई। और यहाँ वो फिर से स्थिर था। वो चलना, कूदना, लुढ़कना और सबसे बढ़कर स्थानों की यात्रा करना चाहता था। नहीं, लित, यहाँ बड़ी बहन के पास आओ, लूसी, जो अपनी माँ के विपरीत दिशा में थी, ने कहा। ये देखकर लित दुविधा में था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ को चुना। दूध सबसे ज्यादा मायने रखता है। खांसी, खांसी, मेरा मतलब है कि अगर मैं उनके पास नहीं जाऊंगा तो मेरी माँ को अधिक दुख होगा। सही, यह निश्चित रूप से उसे बदनाम करने और उसकी संपत्ति में अतिरिक्त आराम पाने का बहाना नहीं है। निश्चित रूप से नहीं। दूसरी ओर लूसी थोड़ी निराश थी। लित, जो खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लगभग गिर गया। उसे समझ नहीं आया कि उसे दर्द क्यों नहीं हुआ। उसने इधर-उधर देखा और पाया कि उसकी माँ उसे पकड़े हुए है। मैंने देखा कि वो मेरी रक्षा करने के लिए तैयार थी। किसकी प्रतीक्षा? वो इतनी तेज कैसे है? लित थोड़ा घबरा गया और यह महसूस करते हुए कि यह एक बच्चे की सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है, वो एक सामान्य बच्चे की तरह रोने और सूंघने लगा। लिलित को अपने बच्चे को रोते हुए देखकर बहुत दुख हुआ और उसने हमेशा उसकी रक्षा करने की कसम खाई। कोई बात नहीं क्या? दूसरी ओर लूसी भी आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे पीट दिया। लित को इस तरह देखकर वह भी अपनी माँ की तरह कसम खाने लगी। समय बीतता गया। लित अब 6 महीने की हो गई थी और अब चल सकती थी। पहले जो हुआ उसके बाद उसकी माँ और बहन ने चुपचाप उसकी रक्षा के लिए काम किया। अगर लित गिरने वाला होता तो लूसी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे होती और लिलित बैठ जाती और लित के आने के लिए अपनी बाहें खोल देती। वो अब लगभग वो सब कुछ समझ सकता था जो वे कहते थे। वो किस दुनिया में है या उसकी परिस्थितियां क्या हैं, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं मिल सकी। वो केवल अपनी माँ और बहन के प्यार भरे और गर्मजोशी भरे शब्द सुन सकता था। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ और बहन दोनों उससे बहुत प्यार करती थीं। लित अब 1 साल का हो गया था और वो अच्छा बोल सकता था, लेकिन बिल्कुल बच्चों जैसी और बचकानी आवाज और व्याकरण में। हालांकि उसने कोशिश की,
लेकिन वो अपने बच्चे के उच्चारण को नहीं बदल सका क्योंकि उसके स्वर तंत्र अभी तक अच्छी तरह से विकसित नहीं हुए थे। इसलिए उन्होंने इसे जाने दिया और जरूरत पड़ने पर ही बात की। फिलहाल वो अपना भोजन खत्म कर रहा था जो कि उसकी माँ के स्तन का दूध था। अपना भोजन समाप्त करने के बाद वो खड़ा हुआ और बिस्तर से नीचे चला गया। लिलित ने हमेशा की तरह ये सुनिश्चित किया कि वो सुरक्षित रूप से बिस्तर से नीचे उतर जाए। उसके लिए बिस्तर ऊंचा था और फर्श पर पहुंचने के लिए उसे थोड़ी सी छलांग लगानी पड़ी। उसकी चिंताएं तब भी कम नहीं हुईं जब वह सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से 9वीं बार उतरा, जबकि पहली बार उसने कोशिश की थी और लगभग गिर गया था, लेकिन उसने एक बार फिर उसे पकड़ लिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कितनी तेज थी, लेकिन उस समय उसने अनजान बने रहना ही बेहतर समझा। लेकिन अब यह अलग था। वो उस दुनिया के बारे में और अधिक जानना चाहता था जिसमें वह था। वो अपनी परिस्थितियों को समझना चाहता था और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि पहले ये समझे कि पढ़ना और लिखना कैसे है। फिर वो सामान्य ज्ञान के बारे में किताबें पढ़ सकता था और सब कुछ समझ सकता था। वो अब उसकी माँ से सामान्य ज्ञान बताने के लिए नहीं कह सकता था। क्या वो ऐसा कर सकता है? वो 1 साल का बच्चा है और बच्चों को ऐसे जटिल सवाल नहीं पूछने चाहिए। इसलिए उसने अपना मन बना लिया और वो सर्वोत्तम कार्य किया जो वो कर सकता था। वो एक प्यारी सी छोटी सी सैर पर निकला और अपनी माँ के शयन कक्ष में एक बुकशेल्फ के सामने आ गया। साल भर से उसने शयन कक्ष नहीं छोड़ा। उसकी माँ उसे कभी बाहर नहीं ले जाती थी और वो उसके स्तनों के साथ खेलने और आलिंगन में इतना व्यस्त रहता था कि उसे कोई आपत्ति भी नहीं होती थी। उसकी बहन नियमित रूप से आती थी और उसके साथ खेलती थी, इसलिए उसे भी अकेलापन महसूस नहीं होता था। अब वो बुकशेल्फ के सामने खड़ा था और उसने एक किताब की ओर इशारा किया जो उसे नहीं मिल सकी, और उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, जिससे वो समझ गई कि उसका क्या मतलब था, और उसने उसे उठाया और सामने चली गई बुकशेल्फ और कहा, मेरे बच्चे, क्या तुम चाहते हो कि माँ तुम्हें एक किताब पढ़ाए? जिस पर उसने अपना सिर हिलाया और वो थोड़ा भ्रमित हो गई। फिर उसने कहा, माँ, लित, पढ़ना, किताब। वह स्वयं, उसने एक बच्चे की तरह शब्द दर शब्द कहा और उम्मीद की कि उसे वह मिल गया जो वह कहना चाहता था। लिलित फिर से थोड़ी उलझन में थी और इसलिए उसने पूछा, प्रिया, क्या तुम अकेले एक किताब पढ़ना चाहती हो? जिस पर उन्होंने प्यार से सिर हिलाया। ओह, ठीक है। लेकिन क्या आप पढ़ना जानते हैं? जिस पर उसने अपना सिर हिलाया और उसने किसी तरह इसका सार बता दिया। उसने अंततः कहा, ओह, तो क्या आप चाहते हैं कि माँ आपको पढ़ना सिखाएं? वो वही था जो वह सबसे अधिक सुनना चाहता था और अंततः उसने चोंच मारने वाली मुर्गी की तरह सिर हिलाया। लिलित थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वो अभी 1 साल का था और किताबें पढ़ना चाहता था। कौन सा बच्चा ऐसी चीजें करता है? लेकिन उसने तुरंत यह सोचना बंद कर दिया और अपने इकलौते बेटे को पढ़ना सिखाने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने उससे अपना पहला अनुरोध किया और वो एक अच्छी माँ की तरह काम करेगी और उसे पूरा करेगी। वो उसे बिगाड़ने का कोई भी मौका नहीं जाने देती थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। अरे, उसने आज तक अपनी बेटी को भी बहुत बिगाड़ा है। लेकिन अब जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसने उस पर अधिक ध्यान दिया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क वैम्पायर्स स्लाइस ऑफ लाइफ C3 न्यू लाइफ 2-3 महीने बीत गए और लित अब बहुत अच्छी तरह पढ़ सकता था। मांसपेशियों पर नियंत्रण न होने के कारण वो अभी तक लिख नहीं सका, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह पढ़ सकता है। पढ़ने का तरीका समझने के बाद वो अपनी माँ की मदद से फिर से बुकशेल्फ पर गया और सामान्य ज्ञान की किताबें उठा लीं। लित समझ गया कि वो जादू की दुनिया में है। वो काल्पनिक दुनिया जिसे वो उपन्यासों में पढ़ता था, एनीमे में देखता था और उसमें रहने की कल्पना करता था।
वो अब उस दुनिया में था जिसका उसने सपना देखा था। वो यहाँ कैसे आए, पुनर्जन्म का कारण क्या था, इन व्यर्थ बातों की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो इस तथ्य को स्वीकार कर चुका था कि वो एक बार मर चुका है और अब पुनर्जन्म ले चुका है। वो ये सोचकर थोड़ा दुखी था कि उसके परिवार को उसकी चिंता होगी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वो अपने नए जीवन के साथ समझौता कर सका। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अब उनका एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला परिवार है। उनका परिवार उनकी माँ और बहन है। उसके पिता कहाँ थे और यहाँ क्यों नहीं थे, ये सब बेकार की बातें थीं जिनके बारे में उसने ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई। उनके वर्तमान विचार एक बात पर आधारित थे, उसे जादू सीखने की जरूरत है। हाँ, उसे इसकी आवश्यकता है। उसने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा था कि अगर आप सत्ता में नहीं हैं तो आप कितने दयनीय हैं, इसलिए उसका एकमात्र लक्ष्य जादू सीखना और जितनी जल्दी हो सके मजबूत बनना था, ताकि वो अपनी माँ और बहन की रक्षा कर सके जिन्हें वो अपना परिवार मानता है। वो जिस दुनिया में था उसका वर्णन केवल एक शब्द में किया जा सकता है, विशाल। आप कह सकते हैं कि यह संसार बहुत विशाल था। इस विश्व में कुल 9 महाद्वीप हैं। प्रत्येक महाद्वीप पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। विभिन्न प्रकार की नस्लें भी हैं, लेकिन प्रमुख हैं राक्षस, देवदूत, मनुष्य, पिशाच, वेयरवुल्व्स, कल्पित बौने, ड्रैगन और चुड़ैलें। प्रत्येक जाति एक महाद्वीप पर रहती थी और अन्य जातियां जो मौजूद थीं वे उन महाद्वीपों में रहती थीं जिन्हें वे देखते थे और जो उनके लिए उपयुक्त थे। उदाहरण के लिए कंकाल, भूत, गिरे हुए देवदूत आदि सभी राक्षसों के साथ राक्षस महाद्वीप में रहते थे। इल्विन महाद्वीप में कल्पित बौने के साथ साथ ड्रेउड, ट्रोल, ऑक्स और गोबलिन भी रहते थे। इस दुनिया की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ के लोग पुनर्जीवित हो सकते थे। हाँ, पुनर्जीवित। यदि आप मर जाते हैं तो आप यहाँ पुनर्जीवित हो सकते हैं, और ये लेथ या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत पागलपन था जो इस दुनिया से था, अगर यह स्वाभाविक नहीं था। राक्षसों द्वारा प्रबंधित राक्षस महाद्वीप में 9 मंजिल का नरक और 666 मंजिल का रसातल है। एंजल महाद्वीप में स्वर्ग भी है। स्वर्ग और नरक वे स्थान हैं जहां संबंधित जातियों के अधिपति रहते हैं। इसका कोई खास महत्व नहीं है। ये अधिपति और उनके अधीनस्थ अपनी मृत्यु के बाद इन स्थानों पर पुनर्जीवित हो जाते हैं। वे इसके लिए अमर हैं। सभी जातियों के अपने अपने ऐसे स्थान हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वे ऐसा न करें, क्योंकि वे सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी खुद की पुनरुत्थान फिलेक्ट्रीज बना सकते हैं और इसे एक सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। ऐसी चीजों की सामग्री बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन सस्ती भी नहीं थी। यहाँ की मुद्रा बहुत साधारण थी। इसे कांस्य, चांदी, सोना और नीलम के सिक्कों में विभाजित किया गया था। एक नीलम 100 सोने के सिक्कों के बराबर था, एक सोने का सिक्का 100 चांदी के सिक्कों के बराबर था और अंत में एक चांदी का सिक्का 100 कांस्य सिक्कों के बराबर था। बहुत सरल। इस जगह के बारे में जिस बात ने मेरे दिमाग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो ये थी कि यह तकनीकी रूप से बहुत उन्नत थी। एक काल्पनिक दुनिया जो तकनीकी रूप से विकसित है, ऐसा किसने सोचा होगा? मेरी माँ ने मुझे प्रौद्योगिकी के एक भी टुकड़े से परिचित नहीं कराया। ठीक है, मैं भूल गया था कि मैं उसके साथ व्यस्त था और वो मुझे प्यार करने में व्यस्त थी। मुझे लगता है कि शायद वो भूल गई होगी। हाँ, समझ में आता है। तो वैसे भी ये जगह, या मेरा मतलब है कि ये दुनिया एक जादुई दुनिया और इतनी विशाल और विभिन्न नस्लों वाली होने के बावजूद बहुत विकसित है। तकनीकी रूप से विकसित होने से मेरा तात्पर्य ये था कि दूसरों के साथ संवाद करने के लिए मोबाइल फोन जैसे उपकरण मौजूद थे। दुनिया तक पहुंचने और जुड़ने के लिए इंटरनेट जैसी चीज। वहाँ टीवी शो, फिल्में, उपन्यास थे। जैसा मैंने पहले उपन्यासों में पढ़ा था,
उसके विपरीत यहाँ सोशल नेटवर्किंग आम थी। मैंने सोचा कि जादुई दुनिया को ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जादू हर चीज़ का समाधान कर सकता है। वैसे भी मोबाइल फ़ोन जैसे उपकरणों से मेरा तात्पर्य ये था कि ये पृथ्वी जैसे उपकरणों की तरह काम नहीं करते हैं। जाहिर तौर पर उनमें जादू अंतर्निहित है। तो इन छोटी छोटी बातों को छोड़ दें तो जादू की भागीदारी के साथ तकनीक यहाँ पृथ्वी जैसी ही है। आखिरकार मैं यहाँ एक आलसी व्यक्ति बन सकता हूँ और एनीमे को सोफे पर मृत लकड़ी की तरह बैठे हुए देख सकता हूँ, जैसे बाकी साथी सुसंस्कृत पुरुष खांसते हैं। मेरा मतलब है कि मजबूत हो जाओ और अपने परिवार की रक्षा करो। ओह, मैं क्या सोच रहा हूँ? ओह, मैं ये बताना भूल गया कि मैंने ये सब किताबों में सीखा है। मैं अभी तक उनसे नहीं मिला हूँ। मैं आखिरकार वैसे भी करूँगा। मैं लोगों को नहीं जानता, ये यहाँ नहीं लिखा है। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं किस जाति से हूँ। मुझे लगता है कि वॉक अपनी नई पहचान को जानने और उसके साथ समझौता करने के बाद मैंने सबसे पहले जो काम किया वह था अपनी माँ के सीने से लगना और उनके खूबसूरत निपल्स से उनका दूध चूसना। वो मेरी अचानक हुई हरकत से थोड़ी हैरान लग रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली और बस मेरे बालों को प्यार से सहलाती रही। थोड़ी देर बाद मैं उसकी बाह में संघर्ष करने लगा और खुद को नीचे की ओर झुकाने की कोशिश करने लगा। यह क्या है प्रिये? क्या आप नीचे जाकर चलना चाहते हैं? मुझे संघर्ष करते हुए देखकर उसने मुझसे पूछा, जिस पर मैंने सिर हिलाया। तुम ज्यादा चल नहीं पाओगे मेरे बच्चे, और तुम कुछ चीजों से चूक जाओगे, और यहाँ का दृश्य भी बहुत अच्छा है और यहाँ की जगह भी बहुत आरामदायक है। क्या तुम अब भी नीचे जाना चाहते हो? उसने मेरी ओर चंचलता से देखा और मुझे ललचाया। मेरी माँ ने जो कहा वह समझ में आया। मैं एक बच्ची होने के कारण ज्यादा चल नहीं सकती। इसका उसके स्तनों के करीब जाने से कोई लेना देना नहीं है। निश्चित रूप से नहीं। यहाँ का वातावरण बहुत उदास और अंधेरा है, लेकिन अब जब मुझे अपनी आंखें बंद करने और चारों ओर महसूस होने लगा, तो मुझे किसी तरह यहाँ आरामदायक महसूस होने लगा। मैं अब इंसान नहीं हूँ, मैं एक पिशाच हूँ। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है। ओह रुको, क्या मैं लहसुन, क्रॉस, सूरज की रोशनी से डरूंगा और अन्य लोगों की संपत्ति में अतिक्रमण नहीं करूंगा? बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन फिर भी यह वातावरण अच्छा है। तुम्हें ये जगह पसंद है प्रिया? मैं चारों ओर देखता हूँ और एक झील देखता हूँ जो सुंदर चांदी की लाल चांदनी और उसके चारों ओर हरे भरे अंधेरे पेड़ों और वनस्पतियों को प्रतिबिंबित करती है। सचमुच यह अच्छा और आरामदायक दिखता है। इसमें एक अजीब सौंदर्यबोध है। मेरी माँ ने न जाने कहाँ से एक चटाई खींची और मुझे गोद में लेकर उस पर बैठ गई। उसने मुझे सहलाया और मेरे उत्तर देने का इंतजार करने लगी। हाँ, लित को माँ और यह जगह बहुत पसंद है, मेरा सरल उत्तर था। मुझे ये सेटिंग सचमुच पसंद है। अपनी प्यारी माँ के साथ एक झील के किनारे बैठा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसमें एक अजीब सी गर्मी का एहसास था। मेरी माँ को मुझसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी और उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, रात? क्या दिन भर रात नहीं है? मैंने एक शब्द कहा और दूसरा सोचा। हाँ मेरी बच्ची, भले ही अंधेरा हो, दिन और रात का एक चक्र होता है। चांद को देखो, इसमें से लाल रंग गायब हो गया है और यह रात के समय का संकेत देने वाला चांदी जैसा रंग है। उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने अपनी गर्दन टेढ़ी की और ऊपर देखा और वास्तव में लाल रंग गायब हो गया था। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। कितने आश्चर्य मेरा इंतजार कर रहे हैं। झील के दृश्य देखने के तुरंत बाद मैं अपनी माँ के साथ अपनी माँ के शयन कक्ष में वापस आ गया। उसने हमेशा की तरह अपने स्तन उतारे और मुझे अपने गुलाबी निपल्स खिलाए।
मैंने आज कुछ नया आजमाने का फैसला किया, इसलिए मैंने तुरंत उसे परेशान नहीं किया। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या है प्रिया, क्या आपको कुछ चाहिए? सौम्य स्वर में, माँ, कपड़े नहीं, माँ को गले लगाने दो, सो जाओ। मैंने बच्चे पर सबसे अच्छा प्रभाव डाला और उसे मेरे साथ नग्न रहने के लिए कहा। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा लेकिन मुस्कुराई और मेरी मांगें पूरी कर दी। देखते ही देखते उसके कपड़े उतर गए और वो मेरे सामने नंगी हो गई। खुश, उसने मुझे करीब से गले लगाया, मुस्कुराई और मुझसे पूछा। मैंने सिर हिलाया और उसके गालों को चूमा और चूसा और सो गया। उसने मुझे प्यार से देखा, कंबल ओढ़ाया और मुझे थपथपाया और खुद भी सो गई। अगली सुबह मैं उठा और अपनी माँ की ओर देखा जो पहले से ही जाग रही थी और मेरे सिर को सहला रही थी। सुप्रभात मेरे बेबी। उसने मेरा माथा चूमा और बोली, गुड मॉर्निंग माँ। मैंने एक बार फिर बच्चे की तरह देखा और उसका अभिवादन किया। अभिवादन के बाद मैंने एक बार फिर उसके गुलाबी, स्वादिष्ट निपल्स पर हाथ फेरा और दूध पिया। लूसी कमरे में पहुंची और हमारी माँ आधी नग्न अवस्था में मुझे स्तनपान करा रही थी और उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। माँ भी सामान्य थी। मुझे पहले तो यह अजीब लगा कि दोनों कैसे सामान्य हो सकते हैं, लेकिन मैंने अनजान बने रहने का फैसला किया। खैर, अगर कोई भी असहज नहीं है तो मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। बड़ी बहन लूसी, गले लगाओ, मैंने अपनी बाहें खोलते हुए कहा। मैं वास्तव में अविकसित स्वरयंत्रों के कारण लूसी को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, इसलिए मुझे उसके लिए एक बच्चे की आवाज की नकल करने की जरूरत नहीं है, जिससे थोड़ी राहत है। ओह मेरे प्रिय, यहाँ बड़ी बहन के पास आओ। उसने मुझे पकड़कर मेरे गाल चूमते हुए मुस्कुराते हुए कहा। सुप्रभात प्रिय, लिलित ने लूसी के माथे पर चुंबन करते हुए कहा। सुप्रभात माँ। सुप्रभात बड़ी बहन। गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय। लूसी ने फिर से लित के गालों को चूमा। बड़ी बहन, वहाँ। मैंने बुकशेल्फ की ओर इशारा करते हुए कहा। वह मुझे वहाँ ले जाती है और मैं जादू की मूल बातें बताने वाली किताब की ओर इशारा करता हूँ। प्रिय, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वह पुस्तक पढ़ाऊं? उसने थोड़ा असमंजस में होते हुए पूछा कि एक छोटा बच्चा ये किताब क्यों पढ़ना चाहेगा। मैंने बस अपना सिर हिला दिया। फिर तुम क्या चाहते हो, प्रिय? बड़ी बहन, लित को जादू सिखाओ। मैंने वह टिप्पणी की जो जादू के क्षेत्र में मेरे पहले कदम को चिन्हित करती है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। वैम्पायर्स स्लाइस ऑफ लाइफ C5 बहुत छोटा है। मेरे बच्चे, तुम इतनी कम उम्र में जादू सीखना चाहते हो? ये लिलित ही था जिसने स्पष्ट रूप से चिंतित होकर इस बार पूछा। मम्मा, आइए जादू सीखें। मजबूत जलाया, लित माँ और बड़ी बहनों की रक्षा करें। मैंने अपने लक्ष्य बताते हुए कहा। ये शब्द हर किसी को थोड़े बेवकूफ़ी भरे लग सकते हैं। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन स्पष्ट रूप से मेरी माँ और बहन की आंखों में आंसू आ गए और मैं महसूस कर सकता था कि मेरी बहन मुझे थोड़ा कसकर गले लगा रही है। ओह, मेरी बहन के स्तन मेरी माँ जितने बड़े नहीं हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से उसके जितने अच्छे लगते हैं। हालांकि माँ की तुलना में वे थोड़े मजबूत पक्ष में हैं। मेरे प्रिय लित, माँ और मैं अपनी और आपकी रक्षा करने के लिए पहले से ही बहुत मजबूत हैं। तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रिय, लूसी ने कहा और माँ ने भी समझ में सिर हिलाया। लेकिन अब मैं कैसे हार मान सकता हूँ? मैं सचमुच जादू सीखना चाहता हूँ। बड़ी बहन, लित को जादू सिखाओ, मैंने और कोई बहाना बनाए बिना कहा। जाहिर है बच्चा होने का फायदा उठा रहे हैं और जिद्दी बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जादू नहीं सिखाना चाहता, लेकिन अभी तुम बहुत छोटे हो। मुझे नहीं पता कि आप मुझे समझेंगे या नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि क्यों।
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी आपके पास कोई जादुई कोर नहीं है। इसे एक विशेष पौधे की ऊर्जा की सहायता से दुनिया के सभी प्राणियों में केवल 13 वर्ष की आयु में ही जागृत किया जा सकता है। सरलता के लिए हम इसे मूल जागृति जड़ कहते हैं। ये बहुत आम है। आप इसे कहीं भी पा सकते हैं, लेकिन यदि आप 13 वर्ष के नहीं हैं तो ये काम नहीं करता। जो लोग 13 साल की उम्र में कारणों से इसका सेवन करके अपने जादुई मूल को जागृत नहीं करते हैं, उनके पास पुनर्जन्म लेने और फिर से प्रयास करने या भारी कीमत चुकाने और विभिन्न औषधियों को पीकर जबरदस्ती जगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वैसे इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए हाँ, आप चाहें तो जाकर एक का सेवन कर सकते हैं। ये हमारे बगीचे में उग रहा है। इसके बारे में क्या ख्याल है प्रिया? तुम युद्ध तब तक सीख सकते हो जब तक तुम जागृति की आयु तक नहीं पहुंच जाते। मैं तुम्हें अच्छे से प्रशिक्षित करूंगा। पूरे दिन माँ के साथ यहीं पड़े रहने से तो ये बेहतर है। लूसी ने मुझे समझाने के लिए सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया और जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने माँ से अपना कान मरोड़ लिया। ओह माँ, मैं तो मजाक कर रहा था। अभी तुम बहुत छोटी हो, मेरी बच्ची। माँ तुम्हें 3 साल की उम्र तक अभ्यास नहीं करने देंगी। यह आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, लूसी चली जाओ और अब काम संभालो। मुझे अब उसे खाना खिलाना होगा। माँ ने मेरी और लूसी की राय पर ध्यान न देते हुए साफ कहा। मैंने फिर से उसके निपल्स को चूसना शुरू कर दिया और अपने मुंह में परिचित गर्म तरल महसूस किया। लूसी चली गई। मैं एक बार फिर अपनी माँ के साथ अकेला था। उसने मुझे पानी और हवा के जादू से साफ किया। जब उसने ऐसा किया तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैं समझ गया कि उसने मुझे साफ कर दिया क्योंकि मुझे तरोताजा महसूस हुआ। कुछ देर चूसने और सहलाने के बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुरा दी। माँ, मूवी। मैं वास्तव में जानना चाहता था कि यहाँ कितनी अच्छी फिल्में हैं और यहाँ तकनीक कैसी है। इसलिए मैंने उससे अनुरोध किया। मेरी माँ ने ये भी नहीं सोचा कि मैंने ये शब्द कहाँ से सीखा, लेकिन मुझे लगता है कि वो यह मेरे द्वारा सामान्य ज्ञान की किताब पढ़ने के कारण जानती थी। उसने भावहीन और तटस्थ स्वर में बस एक शब्द, हिकेट, कहा, जो आमतौर पर मुझसे और मेरी बहन से बात करने के तरीके से बिल्कुल अलग था। उस शब्द को कहने से पहले उसे 1 सेकंड भी नहीं हुआ था, एक महिला हमारे शयन कक्ष में आए या अधिक स्पष्ट रूप से टेलीपोर्ट हुई, क्योंकि एक सफेद रूनिक जादुई चक्र स्पष्ट रूप से उसके चारों ओर था। वे महिलाएं मेरी माँ की तरह लगभग 30 वर्ष की लग रही थीं और उनकी आंखें लाल और नीली थीं और बाल काले थे। वो एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन मेरी बहन या माँ जितनी नहीं। ओह, स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि इस कुंवारी लड़की का स्तर बढ़ रहा है। हाँ, महाराज, हिकेट ने थोड़ा झुकते हुए और मेरी माँ या मेरी ओर न देखते हुए कहा। मेरे शयन कक्ष में एक टेलीविजन सेट की व्यवस्था करो। मैं और मेरा बेटा एक फिल्म देख रहे होंगे। माँ ने पहले की तरह ही कहा। मैं नहीं जानता था कि वो किसी के प्रति इतनी रूखी हो सकती है। और क्या उसने सिर्फ मेरी माँ को आपकी महिमा कहा था? वो कहीं की रानी है क्या? हम रुको। मैं एक पिशाच हूँ। पिशाचों में स्पष्ट रूप से सख्त पदानुक्रम होते हैं और केवल एक ही राजा या रानी हो सकता है। इंतजार, मेरी माँ पिशाच रानी है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ संपर्क। मूवी, जैसी आपकी इच्छा, महामहिम, हिकेट ने नौकर की तरह तटस्थ स्वर में कहा और गायब हो गया। मेरी माँ मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरे बालों को सहलाने लगी। उसका पिछला दबंग लहजा और घमंड खत्म हो गया है। हाँ दोस्त। मामा पिशाच महाद्वीप के पिशाचों की रानी हैं। माँ बहुत शक्तिशाली हैं, तुम्हें पता है? उसने मुस्कुराते हुए कहा और मेरे गालों पर चूमा। ताकतवर? बहुत। कितना? मैंने उसकी शक्ति और यहाँ मौजूद लोगों को जानने की आशा से पूछा।
उसने मुझे अपनी गोद में अपने सामने बिठाया और सीधे तौर पर कहने के बजाय वो सब कुछ समझाने के लिए बहुत दूर चली गई। एक बार जब आप अपने जादुई मूल को जागृत कर लेते हैं और जादू का अभ्यास शुरू कर देते हैं तो आपको रैंक 1 माना जाएगा। बाद में आप अपना रैंक 1 से रैंक 2 और फिर 3 से फिर 4 और इसी तरह रैंक 9 तक। रैंक 9 के बाद आप नश्वर लोक को छोड़ देंगे और अमर लोक में छलांग लगा देंगे जहां आपका जीवन काल लगभग बहुत लंबा होगा। रैंक 9 के बाद संत रैंक आता है, उसके ऊपर राजा रैंक, फिर सम्राट रैंक और उसके ऊपर अंतिम सर्वोच्च रैंक होता है। इनके बीच में आधा संत, आधा राजा और आधा सम्राट रैंक भी है। कोई आधा सर्वोच्च नहीं है क्योंकि जब आप उस दायरे में पहुंचते हैं तो शरीर, आत्मा और आत्मा गुणात्मक परिवर्तन से गुजरती है और आप सीधे एक सर्वोच्च प्राणी बन जाते हैं जो बहुत शक्तिशाली है। प्रत्येक जाति का एक सर्वोच्च होता है, वहाँ विशेषज्ञ और बूढ़े राक्षस भी छिपे हुए हैं। कुल मिलाकर सर्वोच्च रैंकों की कुल संख्या 15 से अधिक नहीं है। केवल ड्रैगन जाति में 2 सर्वोच्च हैं, वे ड्रैगन सम्राट डागासी और ड्रैगन महारानी मेजिन हैं। राक्षस जाति में लूसिफेर सर्वोच्च है, वह बाहरी या आंतरिक मामलों की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अपने महल में ही रहती है। वह मेरी अच्छी दोस्त है और समय समय पर मेरे साथ खेलने के लिए आती है, लेकिन निश्चित रूप से मैंने उस कुतिया के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि मुझे तुम्हारी देखभाल करने की ज़रूरत है। वो सचमुच गधे में दर्द है, उसका सारा काम उसके 7 सेवक संभालते हैं जो राक्षस महाद्वीप के अधिपति हैं। वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं, उनमें से सभी 7 सम्राट रैंक के शिखर पर हैं और राक्षस अपनी सच्ची इच्छा के सबसे करीब हैं। वे हैं क्रोध, आलस्य, लोलुपता, लालच, वासना, ईर्ष्या और अहंकार। वे भी हैं। मैंने वास्तव में इतनी अधिक जानकारी कभी नहीं मांगी कि लूसिफेर कैसा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी माँ बहुत गपशप करती है। उसने सचमुच बोलना बंद नहीं किया। यदि मैं मानसिक रूप से 19 वर्ष का नहीं होता और मैं इस दुनिया के बारे में और अधिक जानना चाहता, तो कोई भी इस जानकारी पर सोया होता। जैसा कि उल्लेख किया गया है, मूल रूप से दानव महाद्वीप में 7 अधिपति हैं और एक सर्वोच्च है। इसके बारे में बाद में और अधिक जानकारी। दानव महाद्वीप में प्रकाश को छोड़कर सभी गुणों के जादूगर हैं। देवदूत उनके कट्टर शत्रु हैं। नरक की 9 मंजिलों पर राक्षसों का नियंत्रण है। शैतान रसातल की 666 मंजिलों को नियंत्रित करते हैं। वे चुड़ैलों की तरह अनुबंध करते हैं और आपको कीमत के बदले इसका पता लगाने देते हैं या कीमत या बलिदान के बदले आपकी मदद भी करते हैं। प्रत्येक मंजिल पर एक मंजिल स्वामी होता है और रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, शैतान उतना ही मजबूत होगा। 666वीं मंजिल का शैतान और 9वीं मंजिल का दानव भी सम्राट रैंक के शिखर पर हैं, लेकिन वे दानव महाद्वीप के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और 7 अधिपति इसे संभालते हैं। लूसिफेर का महल नरक की 9वीं मंजिल और रसातल की 666वीं मंजिल के बीच है। वो वहाँ आराम से रहती है और मेरी माँ के मुताबिक वो बड़ी नीट है। एंजल महाद्वीप में एक स्वर्गीय सम्राट है जिसे एलेक्स पलाडिन सर्वोच्च कहा जाता है और उसके अधीन 9 देवदूत राजा हैं। बल लगभग आसुरी शक्तियों के समान ही है। वे राक्षसों के कट्टर शत्रु हैं। लूसिफेर स्पष्ट रूप से बूढ़े आदमी एलेक्स पलाडिन से नफरत करता है। उनके पास अंधेरे, मृत्यु और विनाश को छोड़कर एक जादूगर के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए सभी गुण उपलब्ध हैं। वैम्पायर महाद्वीप में एक सर्वोच्च है, 5 काउंट कबीले हैं और एक कबीले को छोड़कर सभी में काउंट और काउंटेस के रूप में 2 शिखर सम्राट रैंक हैं। एडेलस्टीन कबीले में केवल काउंटेस है जो पिशाच महाद्वीप पर भूमि की खोज और विजय के लिए काम कर रही है। ड्रैकुला कबीला पिशाचों के सभी सैन्य मामलों को संभालता है।
क्लैन क्रिम्सन आंतरिक मामलों को संभालते हैं, क्लैन वायलट बाहरी मामलों को संभालता है और अंत में क्लैन वैरांज पिशाचों के लिए भोजन और संसाधनों के व्यापार और प्रबंधन को संभालता है। सभी 5 गिनती कबीले क्लान इव्यो के अंतर्गत हैं, जिसमें कुछ महीने पहले केवल 2 सदस्य शामिल थे, जो कि मेरी माँ और बहन हैं, और अब मैं हूँ तीसरा सदस्य, लित इव्यो। वो मुझे और समझाने वाली थी लेकिन बीच में ही रुक गई। उसने मुझसे आंख का संपर्क तोड़ दिया और चारों ओर देखा और उसे एक गोली मिली जो चांदी के रंग की थी। ये पृथ्वी पर जैसा ही दिखता था। क्या यहाँ भी इसे आईपैड कहना सुरक्षित है? वो उसे मेरे पास लाई और बोली, प्रिया, तुम कौन सी फिल्म देखना चाहोगे? आप इस सूची में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन की ओर देखा और विभिन्न प्रकार के थंबनेल, विवरण और शैलियाँ लिखी हुई देखीं। इसमें सभी फिल्में बच्चों के लिए बनाई गई थीं, यह मैं देखकर बता सकता हूँ। मैंने स्पष्ट कारणों से रोमांस शैली को चुना। ये दुनिया सचमुच मीडिया की दृष्टि से विकसित है। केवल बच्चों के देखने के लिए बहुत सारे चयन उपलब्ध हैं। वयस्कों के लिए निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ होगा। जब मैंने उस फिल्म की ओर इशारा किया जिसे मैं देखना चाहता था, तो मेरी माँ ने बस स्क्रीन पर कुछ बार टैप किया और अच्छी रोशनी वाला कमरा धुंधला हो गया और बड़े बिस्तर के सामने खाली दीवार पर फिल्म चल रही थी। दीवार एक बड़ी स्क्रीन बन गई और फिल्म ऐसी लगने लगी जैसे ये बिल्कुल असली हो। जादुई दुनिया के संकल्प की तुलना पृथ्वी पर मौजूद संकल्प से नहीं की जा सकती। फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में थी जो अकेला था लेकिन बाद में उसे दोस्तों का एक समूह और फिर एक प्यारी प्रेमिका मिल गई और वो वहां से खुशी खुशी उनके साथ रहने लगा। क्या यह एक बच्चे के लिए भी बहुत अधिक नहीं है? खैर, अब कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने बस वैसे ही प्रतिक्रिया की जैसे एक सामान्य बच्चा करता है और बाद में फिल्म में सबसे अच्छा हिस्सा आया। चुंबन दृश्य। हाँ, मैंने अपनी माँ की ओर देखा और भ्रमित चेहरा बनाकर कहा, माँ, वे क्या कर रहे हैं? वो चूम रहे हैं प्रिय, प्रेमी यही करते हैं। उसने थोड़ा हंसते हुए और मेरे बालों को सहलाते हुए कहा। प्रेमी। मैंने अपना सिर झुकाया और उससे फिर पूछा, हाँ स्वीटी, जब 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें प्रेमी कहा जाता है। वो मुस्कुराई और बोली। मैंने विचारशील मुद्रा बनाई और कुछ सेकंड बाद मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ, चुंबन। मेरी बाहें खोलते हुए उसने मेरी ओर थोड़ा चकित होकर देखा और थोड़ा मुस्कुराने के बाद उसने मेरे होठों को चूम लिया। सफलता। मैं मूर्ख की तरह मुस्कुराया और मेरी प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति को देखते हुए उसने कहा, एक और चाहिए? जिस पर मैंने चोंच मारने वाली मुर्गी की तरह अपना सिर हिलाया। उसने मुझे मेरे होठों पर एक और चुंबन दिया। इस बार मैं उसके करीब आ गया और उसके निपल्स को चूसा। मैं बाद में अपने प्यारे बेटे को देखे बिना ही सो गया। प्यारा सोते हुए चेहरे पर बहुत खुशी महसूस हुई। इस दुनिया में बहुत सी चीजें उसे इस तरह खुश नहीं कर सकती। उसने उसके सिर को थोड़ा सा थपथपाया और बाद में उसके साथ सोई। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क TOS साइट मैप दान करें। प्रशिक्षण का समय बीत गया। लित अब 3 साल का था और यह उसकी बहन के साथ युद्ध प्रशिक्षण का समय था। लिलित और लुसी गलियारे से गुजर रहे थे और लित ने लुसी और लिलित दोनों का हाथ पकड़ रखा था। उसे नहीं पता था कि वह बहुत छोटा था या उसकी माँ और बहन लंबी थीं, लेकिन वह केवल अपनी बहन और माँ की जांघों के स्तर पर था। भले ही वह उन्हें पीछे से गले लगाए, लेकिन वह उनके नितंबों तक नहीं पहुँच सका। वर्तमान में लुसी और लित थोड़ा लित की ओर झुके हुए थे ताकि वो उनका हाथ ठीक से पकड़ सके और गलियारे के साथ इव्यो घराने के प्रशिक्षण क्षेत्र में चल रहे थे। कुछ क्षण बाद वे आ पहुंचे। लित के दृष्टिकोण के अनुसार अखाड़ा बहुत बड़ा था। ये संभवतः 3 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा होगा। एक कोने में तलवार, तीरंदाजी, भाले,
कुल्हाड़ी, गॉर्टलेट और विभिन्न अन्य हथियारों के अभ्यास के लिए डमी थे। इसके पास प्रशिक्षण के लिए बहुत व्यापक रेंज और विभिन्न प्रकार के हथियार थे। मेरे ख्याल से दौड़ने के लिए मैदान के चारों ओर एक ट्रैक भी है। वास्तविक युद्ध का अभ्यास करने के लिए रनिंग ट्रैक के आंतरिक क्षेत्र को एक मंच बनाने के लिए एक स्तर ऊपर उठाया जाता है और एक नीले पारदर्शी अवरोध से घिरा होता है। यह क्षेत्र पूरे क्षेत्र का लगभग 75% भाग कवर करता है। ये लिटिल लिथ कैसा है? क्या आपको आपकी बहन द्वारा आपके लिए की गई व्यवस्था पसंद है? लूसी ने मेरे बराबर में बैठते हुए और मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, बड़ी बहन, ये जगह बहुत अच्छी और बड़ी है। मैंने उसके होठों पर किस करके मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिल्म कार्यक्रम के बाद मेरे और मेरी बहन और माँ के बीच चुंबन एक आम बात हो गई। पहले तो मेरी बहन भी मेरे अचानक चूमने से हैरान हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा या किया और खुशी से मुझे चूम लिया। लिटिल लिथ, ये वास्तव में बड़ा नहीं है। यह आपके अनुसार इसे फिट करने के लिए एक बहुत छोटा क्षेत्र है। ये जगह चुड़ैलों द्वारा बनाई गई है, इसलिए यहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसने सोचा कि शायद मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ, इसलिए उसने विनम्रतापूर्वक मुझे समझाया। मैंने समझते हुए उसकी ओर सिर हिलाया। चुड़ैलों के सभी जातियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और वे कीमत पर सेवाएं प्रदान करती हैं। वे आपकी ज़रूरत की लगभग हर चीज़ उपलब्ध कराते हैं। चुड़ैलों का एक सर्वोच्च भी है जिसे चुड़ैल माता के नाम से जाना जाता है और उसका नाम फ्लोरेनिया रेन है। मेरी माँ के अनुसार उसके नीचे 9 चुड़ैल रानियाँ हैं। हेकेट चुड़ैल रानी में से एक है जो सीधे तौर पर मेरी माँ से जुड़ी हुई है। इस तरह की वीआईपी सेवा किसी के लिए उपलब्ध नहीं है। केवल मेरी माँ, ड्रैगन एम्प्रेस मेजन और एल्वेन क्वीन एगेलिया ग्रेस के साथ एक विच क्वीन जुड़ी हुई है। बाकी 6 डायन रानियां इस दुनिया के बड़े लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन हेकेट की तरह आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। शायद चुड़ैलों को केवल महिलाओं की सेवा करना पसंद है? कौन जानता है? अच्छी ट्रेनिंग करो प्रिय। माँ पास में बैठी होंगी और आपका उत्साहवर्धन कर रही होंगी। मुझे अलविदा चूमने के बाद लिलित ने मुस्कुराते हुए खुशी से कहा। लूसी मेरा हाथ पकड़ती है और हथियार प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर चलने लगती है। मैं अपनी माँ की ओर देखता हूँ और मुस्कुराते हुए उन्हें अलविदा कहता हूँ। लूसी और मैं हथियार प्रशिक्षण क्षेत्र में पहुँचे। वह मुझे एक मेज के सामने लाती है जिस पर चुनने के लिए विभिन्न प्रकार के हथियार रखे हुए हैं। तुम सबसे पहले कौन सी सीखना चाहती हो प्रिय? वो मुझसे धीरे से पूछती है। मैं हथियारों को देखता हूँ और फिर अपनी बहन को देखता हूँ और उससे पूछता हूँ, बड़ी बहन कौन सी जानती है? वो मेरी ओर देखती है, मुस्कुराती है और अपनी छाती फुलाती है और बड़े गर्व से कहती है, यहाँ तुम्हारी बड़ी बहन ने यहाँ के सभी हथियारों में महारत हासिल कर ली है। मैं थोड़ा चकित होकर उसकी ओर देखता हूँ और कहता हूँ, मैं भी बहन की तरह सभी हथियार सीखना चाहता हूँ। लेकिन पहले तलवार। वो मेरे बालों को सहलाती है, मुस्कुराती है और 2 लकड़ी की तलवारें उठाती है। हम पास की एक डमी के पास जाते हैं और वह मुझे तलवार की बुनियादी तकनीकें सिखाती है। दूसरी ओर माँ बस हमें देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। अपने दोनों बच्चों को साथ साथ रहते और अभ्यास करते देखकर स्पष्ट रूप से खुशी हो रही है। कुछ घंटों के बाद लूसी ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और कहा, अच्छा काम प्रिय लिथ। चलो अब धो लें। हम एक बड़े बाथटब में लेटे हुए थे और स्नान में मेरे द्वारा अपनी माँ और बहन के नग्न शरीर को देखने और स्नान में अपनी माँ के स्तनों को चूसने के अलावा कुछ भी दिलचस्प नहीं हुआ। लूसी ने फिर ज्यादा नहीं सोचा और बगल से माँ की बाहों में लिपट गई।
उसने अपना चेहरा दाहिनी ओर माँ के कंधे पर रखा और अपनी दाहिनी ओर से मुझे और अपनी बाईं ओर से माँ को पकड़ लिया और मेरे कंधे पर सो गई। माँ ने उसकी और मेरी कमर पकड़कर अपने ऊपर सुला लिया और मुझे हमेशा की तरह चूसने दिया। लिलित को अपने दोनों थके हुए बच्चों को देखकर उन पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने लित और लूसी के माथे को चूमा और उन्हें सोने दिया। मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, उसने मन ही मन सोचा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वे दोनों सो गए हैं, वो आसानी से और तेजी से उन्हें अपने शयन कक्ष में ले आई और बिस्तर पर सो गई। लूसी उठी और उसने पाया कि उसकी माँ और उसके बीच में उसकी माँ और उसका छोटा भाई था। वह खुद को इस स्थिति में पाकर थोड़ा आश्चर्यचकित थी और थोड़ी शर्मिंदा भी थी, क्योंकि वह अब वयस्क थी और अपनी माँ की जगह रानी भी थी जो अब उसके छोटे भाई की देखभाल कर रही थी। पिशाचों को वयस्क तभी माना जाता है जब उनकी उम्र 500 वर्ष हो जाती है, और लूसी ने इन 500 वर्षों में बहुत सी चीजों का अनुभव किया था। अब वयस्क होने के बावजूद भी अपनी माँ का लाड़ प्यार पाना उसके लिए थोड़ा शर्मनाक था, इसलिए उसने तुरंत अपना मन बना लिया और यहाँ से उठने की सोची। लिलित जो अब जागी हुई लूसी को देख रही थी, उसे ठीक ठीक पता था कि वह क्या सोच रही है, और उसने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और हंसते हुए कहा, फुफुफू तुम कहीं नहीं जा रही हो प्रिये। जब तक तुम्हारा भाई नहीं जागता तब तक चुपचाप सो जाओ और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो अपने बच्चों को लाड़ प्यार करने या लाड़ प्यार करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। वो इसी प्रकार की माँ थी, एक बहुत ही देखभाल करने वाली, दयालु और सुरक्षात्मक माँ। ठीक है, उसके मामले में अति सुरक्षात्मक, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी थी। दुनिया में जिस किसी ने भी लिलित के बारे में यह वर्णन सुना होगा, वह कभी भी इससे सहमत नहीं होगा, भले ही उन्हें पीट पीट कर मार डाला जाए। 10,000 साल पहले से लेकर अब तक लिलित एवोर के आतंक को दुनिया अभी भी नहीं भूली है। 1000 साल पहले से लिलित सुप्त अवस्था में है और अपनी बेटी के जन्म के बाद उसने लगभग कभी भी बाहरी दुनिया की चिंता नहीं की और अराजक दुनिया में थोड़ी शांति लाई। वह इतनी डरावनी क्यों थी, उसने क्या किया और वास्तव में वह कौन थी, यह एक और दिन के लिए कहानी है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। फीडिंग सेशन अगले दिन लित की नींद खुली तो उसने लगभग 30 साल की खूबसूरत चांदी के बालों वाली, बैंगनी आंखों वाली महिला का जाना पहचाना चेहरा देखा। वो मुस्कुराया और अपनी माँ का अभिवादन करने ही वाला था कि तभी उसे अपनी पीठ पर कुछ टेढ़ा मेढ़ा महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा कि उसकी बहन एक बड़े चम्मच की स्थिति में आराम से खर्राटे ले रही थी। उसके बीच में उसकी बाँह उसके ऊपर थी और उसकी माँ की कमर की ओर थी। वो उसे नग्न देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसने सोने से पहले जो कुछ हुआ था उसे याद करने की कोशिश की और उसे याद आया कि उसने तलवार चलाने का अभ्यास पूरा कर लिया था और लूसी और उसकी माँ के साथ स्नान कर रहा था और सो गया। शायद दीदी भी मेरी तरह सो गईं। उसने पलटकर अपनी माँ की ओर देखा जो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी और मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग डियर, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसके होठों पर एक लंबा चुंबन दिया। हंगामा बढ़ते देख लूसी भी जाग गई और उसने चारों ओर देखा और मुझे और माँ को जागते हुए पाया और कहा, गुड मॉर्निंग प्रिय लित और गुड मॉर्निंग माँ। उसने बिल्कुल माँ की तरह मेरे होठों को चूमा और पहले मुझे और फिर माँ को नमस्ते किया। गुड मॉर्निंग बड़ी बहन, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग प्रिया, क्या आप माँ से गुड मॉर्निंग चुंबन चाहते हैं? उसने लूसी को हंसाया और चिढ़ाया। उसके शर्मिंदा चेहरे को देखकर स्पष्ट रूप से मजा आ रहा था। लूसी के कान और चेहरा शर्मिंदगी के कारण गहरे लाल रंग का हो गया और उसने कहा, नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसे माँ से अपने होठों पर एक चुंबन मिला। यदि यह एनीमे होता तो स्पष्ट रूप से उसके टमाटर लाल चेहरे से भाप निकल रही होती।
वो जल्दी से उठी और बाहर निकल गई। जाहिर तौर पर वह माँ के सामने नहीं रहना चाहती थी, जो उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। माँ मेरी बड़ी बहन की विदा होती छवि को देखकर बस मुस्कुराई और फिर मेरी ओर देखने लगी। आज तुम पहली बार खाना खाओगी प्रिये। आपके जन्म को 3 साल हो गए हैं और आप पूरे समय दूध ही पीते रहे हैं। माँ भूल गई थी कि आपको अधिक पोषण की आवश्यकता है, लेकिन अब जब मुझे ये याद आया है, तो हम आपका पहला भोजन सत्र करेंगे। फिर बाद में हम अपने देश नाइटिंगेल की राजधानी एवनाइट का दौरा करने जाएंगे। उसने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, भोजन सत्र? रुको, तो अब स्तन का दूध नहीं मिलेगा? निंदा, ये सरासर निंदा है। मैं थोड़ा घबरा गया और उसके निपल्स को जोर से चूस लिया। मुझे भूख से उसे चूसते हुए देखकर उसने मेरी बात समझी और हंसते हुए बोली, फुफुफु प्रिया, माँ तुम्हें स्तनपान कराना बंद नहीं करेगी, चिंता मत करो। दूध पिलाने का सत्र स्तनपान सत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसने कहा और मेरे होठों पर एक जोरदार स्मूच किया। मैंने राहत की सांस ली और शांत हो गया। उसके बाद मैंने सामान्य गति से उसका दूध पीना शुरू कर दिया। लित ने शराब पीना समाप्त कर लिया। उसके बाद लिलित बिस्तर से उठ गया और खुद को धोने के लिए लित को बाथरूम में ले गया। उसने उसे अच्छी तरह से रगड़ा, उसके बाल, उसके शरीर को धोया और उसके शरीर को धोने के बाद उसने खुद को धोया। उसे और खुद को धोने में देर नहीं लगी। उसने मुझे एक सफ़ेद शर्ट, काली पैंट और एक छोटी सी लाल बो टाई, काली बनियान और काले जूते पहनाए। माँ ने मुझे कपड़े पहनाने के बाद मेरे बाल ठीक किए और खुद भी तैयार हो गई। उसने काले रंग की फ्रिल वाली गॉथिक पोशाक पहनी थी जिसके चारों ओर लेस लगी हुई थी। उसकी स्कर्ट लहरदार और परतदार थी और बहुत परिष्कृत लग रही थी। उसके होंठ चेरी लाल, उसकी त्वचा बर्फ की तरह पीली और उसके चांदी के बाल एक जूड़े में बंधे थे जिसके चारों ओर एक काला गुलाब था जो उसकी पोशाक से मेल खा रहा था। उसने काली टोपी पहनी थी और बहुत सुंदर और राजसी लग रही थी। महामहिम कहलाने के बिल्कुल योग्य। उन्होंने सिंपल ड्रेस पहनी है, फिर भी वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उसने मुझे घूरकर देखा और मुस्कुरा दी और अपनी स्कर्ट पकड़कर घूम गई और एक सेक्सी पोज दिया और पूछा, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? माँ बहुत सुंदर लग रही हैं, मैंने उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वो मेरी तारीफ से खुश दिखी और नीचे आकर मेरे होठों पर चूम लिया। मेरा छोटा बच्चा भी बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, चलिए अब आपके पहले भोजन सत्र के लिए चलते हैं। इतना कहकर उसने मुझे उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। वो चली और मुझे तब तक ले गई जब तक हम शाही भोजन स्थल तक नहीं पहुंच गए। यह माँ के शयन कक्ष से ज्यादा दूर नहीं था, बस शयन कक्ष के बाहर गलियारे से गुजरे और सीढ़ियों से एक स्तर नीचे उतरे और दूसरे गलियारे से गुजरे और आप खुद को एक विशाल और अच्छी रोशनी वाले कमरे में पाएंगे जिसमें बहुत सारी सीटों के साथ एक बड़ी आयताकार मेज थी। मेज के अंत में रानी के लिए स्पष्ट रूप से एक सीट थी। बाईं और दाईं ओर समान संख्या में सीटें थीं। कितनी? मैं नहीं जानता, नहीं मैंने गिनती की या परवाह की। वो रानी की कुर्सी पर बैठ गई और मुझे टेबल पर बिठा दिया। उसने 2 बार ताली बजाई और 2 नौकरानियां अपने साथ 2 प्लेटें लेकर आईं। उन्होंने उसे मेज पर रख दिया और तेजी से चले गए। अब कमरे में कोई नहीं था। एक प्लेट में कुछ प्रकार का मांस था और दूसरी प्लेट में एक प्रकार की रोटी थी। वास्तव में क्या भोजन के लिए खून और दिमाग नहीं चाहिए थे? मैं असमंजस में अपनी माँ की ओर देखता हूँ। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से समझाया, जब तक तुम बड़े होकर जादू नहीं सीखोगे और 7वीं या उससे ऊपर रैंक के नहीं बन जाओगे, तब तक तुम्हें भोजन करना होगा। शरीर को विकसित करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है, अन्यथा आप कुपोषित हो जाएंगे।
इसीलिए प्रत्येक जाति भोजन और कृषि की वृद्धि और विकास पर ध्यान देती है, क्योंकि दुनिया में अधिकांश लोग रैंक 7 से नीचे हैं। हम सभी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स समान हो सकते हैं, लेकिन विभिन्न जातियां विकास के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन खाती हैं। इसलिए इस दुनिया में बहुत सारे व्यंजन हैं, पिशाच व्यंजन, एल्विन व्यंजन, ड्रैगनिक व्यंजन आदि। इसकी सबसे अधिक किस्में मानव महाद्वीप पर उपलब्ध हैं। हम पिशाच पोषण के मुख्य स्रोत के रूप में खून पीते हैं, लेकिन अगर आप प्यासे हैं तो आप यूं ही किसी का खून नहीं पी सकते। आपकी बड़ी बहन और मैं रॉयल्टी हैं। महान पिशाच केवल अपने साथियों का खून पीते हैं। जिनके पास कोई साथी नहीं है वे पिशाच महाद्वीप की दुकानों से या यदि वे बाहर हैं तो चुड़ैलों के माध्यम से रक्त खरीदते हैं। खरीदारी के लिए विभिन्न प्रकार के रक्त उपलब्ध हैं। 11 रक्त, मानव रक्त, रैंक 8 का रक्त, रैंक 9 जादूगर आदि। जितना उच्च जादूगर रैंक होगा, स्वाद उतना ही समृद्ध होगा और जाति जितनी भिन्न होगी, स्वाद उतना ही अलग होगा। एल्विन रक्त में मिट्टी जैसा और लकड़ी जैसा स्वाद होता है। ड्रैगनिक खून का स्वाद तीखा और गेम जैसा होता है। राक्षसी खून का स्वाद कड़वा होता है। इंसान का खून, इंसान जितना मजबूत होगा उसका स्वाद उतना ही समृद्ध होगा। इसका स्वाद कई प्रकार का होता है, लेकिन अधिकतर इसका स्वाद मीठा होता है। देवदूतीय रक्त है, इसका सेवन कभी नहीं करते, ये वास्तव में हमारे लिए जहर है। वैसे भी इसे छोड़ दें तो आपको खून के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बड़े होने तक माँ का खून पीते रहेंगे। यह एक ऐसा लाभ है जो आपकी बड़ी बहन को छोड़कर किसी भी पिशाच को कभी नहीं मिला है, इसलिए गर्व महसूस करें नवयुवक। आखिरी वाक्य कहने के बाद वो मुस्कुराई और मुझे चिढ़ाया। मैंने समझ में अपना सिर हिलाया और हल्के से उसके ऊपर कूद पड़ा। जैसे ही मैं कूदा, उसने मुझे पकड़ लिया और वो स्पष्ट रूप से उलझन में थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा और उसकी खूबसूरत गर्दन को देखकर सोच रहा था कि क्या मुझे उसकी गर्दन को काटकर उसका रस पीना चाहिए या नहीं। 1 सेकंड से अधिक न सोचने के बाद मैंने मन बना लिया और अपनी पिशाच पहचान स्वीकार कर ली और अपने छोटे छोटे नुकीले दांतों से उसकी गर्दन काट ली। लित नहीं, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां से खून पीना चाहिए। मेरी माँ ने लाल चेहरे के साथ कहा। मैं उसकी गर्दन पर मेरे काटने से महसूस कर सकता था कि वो गर्म हो रही है। वो ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रही है? क्या पिशाचों को इस तरह खून नहीं पीना चाहिए? मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन पीता रहा क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। खून का स्वाद चखना वाकई अच्छा लगा। स्वाद स्वर्गीय था। पृथ्वी पर भी मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं मिला। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। स्वाद बहुत तीखा और थोड़ा मीठा था। ऐसा लगा मानो दुनिया की सबसे अच्छी रास्पबेरी स्मूदी पी ली हो, लेकिन ऐसा नहीं लगा और न ही इसमें पानी जैसा कुछ था। ये बिल्कुल सही स्थिरता का था। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मेरी माँ भी इसका आनंद ले रही थी। वो हल्का हल्का कराह रही थी, बहुत ही कम और खुरदुरे तरीके से सांस ले रही थी और मेरे बालों में हाथ फेर रही थी, उन्हें गंदा कर रही थी और उनके साथ खेल रही थी, जैसे कि मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रही हो और मुझे और प्रोत्साहित कर रही हो। थोड़ी देर बाद मैंने उसके दूसरे निपल को चूसना शुरू कर दिया और मेरे थूक और दूध से गीले हो चुके निपल के साथ खेलना शुरू कर दिया। आज मुझे एक महान खोज मिली, वो खोज जो मानव जाति को अहम बना देगी। मेरा मतलब है कि पिशाच एक नई दिशा में जाएंगे। 3 साल की उम्र में लित एवियो को अस्तित्व में सबसे मजबूत पिशाच का आनंद बिंदु मिला। क्या ये गर्व करने लायक बात नहीं है? मजाक के अलावा ये बहुत उपयोगी चीज है। अब जब मुझे यह मिल गया है, ये खांसी पर विजय पाने की दिशा में एक और कदम है। मेरा मतलब है अपनी माँ के करीब रहना। थोड़ी देर बाद मैं रुक गया।
मुझे सचमुच पेट भरा हुआ महसूस हुआ। फिर मैंने अपनी माँ की ओर देखा और पाया कि वह मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसकी पहले वाली उत्तेजित अवस्था गायब हो गई थी। उसने कहा, युवक, क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया? उसने हंसते हुए मुझसे पूछा। मैंने उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया, ये भली भांति जानते हुए कि मैंने क्या किया। फुफुफु, तुम्हें पिशाच महिलाओं की गर्दन पर नहीं काटना चाहिए प्रिय। यह विनम्र नहीं है और यह केवल उनके पतियों के लिए आरक्षित है। उसने मेरी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, जैसे ये उसका कोई लेक्चर ही न हो। पति, मैं उसकी ओर देखता हूँ और पूछता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि यह क्या है, फिर भी मैं साथ क्यों नहीं खेलता? जो स्त्रियां अपनी अपनी जाति के पुरुषों से प्रेम करती हैं और उनसे विवाह करती हैं या उन्हें अपना साथी बनाती हैं, वे पति प्रिय कहलाती हैं। उसने धीरे से मेरे बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, तो अब लित माँ के पति? मैंने उससे असमंजस में पूछा। मैं अंदर ही अंदर बहुत हंस रहा था क्योंकि यह कितना हास्यास्पद और शर्मनाक था। हा 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 स्वीटी, हाँ हाँ, अब तुम मेरे छोटे पति हो। उसने जोर से हंसते हुए और अपनी बाईं आंख से अपने छोटे से आंसू साफ करते हुए कहा। मैं भी थोड़ा सा मुस्कुराया और उसके होठों पर चूम लिया। उसने मुझे जवाब में चूमा और यह उसकी तरफ से बहुत लंबा, गहरा और प्यार भरा चुंबन था। इस छोटे से प्रसंग के बाद मेरी माँ ने मुझे थाली में से मांस और रोटी खिलाई। जाहिर तौर पर मेरा पेट बहुत भर गया था, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा खाया और हम बिस्तर पर जाकर सो गए। मेरा पेट इतना भर गया था कि मैं बाहर नहीं जा सकता था और इसलिए मैं उसके साथ सो गया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क इंसिग्निया। मैं उठा और अपनी आंखें थोड़ी मली और पाया कि मेरी माँ मुझे गर्मजोशी भरी निगाहों से देख रही हैं। सुप्रभात प्रिया, उसने कहा और मुझे एक छोटा सा चुंबन दिया। सुप्रभात माँ, कल हम सब तैयार हो गए और एवनाइट नहीं जा पाए, तो हम आज चलेंगे। पहले अपना पेट भर लो और फिर हम जा सकते हैं। वो मुस्कुराई और मुझे अपने बड़े दूधों के करीब खींच लिया। हमारी सैर के बाद से वो हर रोज मेरे साथ नग्न होकर सोती है। ऐसा नहीं है कि मैं शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन उसने कभी भी बाद में कपड़े पहनने की जहमत नहीं उठाई। मैंने सोचना बंद कर दिया और अपना दिमाग और आंखें बंद कर ली और एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया। दूध। दूध पीने के बाद और अपनी माँ के स्तन को अपने छोटे हाथों से मसल कर मनचाहा आकार देने के बाद मैंने उसके होठों पर एक चुंबन किया और इससे थोड़ा सा दूध उसके होठों पर लग गया। उसने कोई आपत्ति नहीं की और सिर्फ अपने होठों से चाटा और फिर झुककर मेरे होठों को भी चाटा। उनमें से दूध के बचे हुए अंशों को साफ करना। वो उठी और मुझे भी अपने ऊपर खींच लिया। हमने स्नान किया। उसने खुद को वही गॉथिक पोशाक पहनाई और मुझे कल की तरह ही सफ़ेद शर्ट, काली पैंट, काली बनियान, काले जूते और लाल बो टाई पहनाई। उसने मुझे फिर से अपनी बाहों में पकड़ लिया और महल के बाहर की ओर चल दी। महल के द्वार के सामने 2 रक्षक पहरा दे रहे थे। वे दोनों महल के गेट के किनारे एक कुर्सी पर बैठे थे और जब उन्होंने मेरी माँ को देखा तो वे खड़े हो गए और उनकी ओर झुककर कहा, प्रणाम महामहिम। उन्होंने न तो धीमी और न ही इतनी ऊंची आवाज में, उदासीन स्वर में कहा। मेरी माँ ने उन पर नजर भी नहीं डाली और महल के गेट के सामने खड़ी गाड़ी की दिशा में चलती रही। मैं उसकी बाहों में थोड़ा सा हिल गया और अपनी माँ की गर्दन से लिपट गया और अपना सिर उसके कंधों पर झुका दिया। मेरे पैर उसकी तरफ लटक रहे थे और उसने अपने दोनों हाथों की हथेलियों से मेरे छोटे से नितंब को पकड़ रखा था। यह एक तरह की शर्मनाक स्थिति थी लेकिन आरामदायक थी। अरे मैं बच्चा हूँ, याद है? मैंने पीछे मुड़कर गार्डों की ओर देखा और पाया कि वे अभी भी माँ की ओर झुक रहे हैं।
उन्होंने अपनी टोपी उतार दी थी और उसे अपनी बगल में पकड़ रखा था और उनका दाहिना हाथ बाईं छाती पर था और हथेली अंदर की ओर थी। मुझे लगता है कि वे स्पष्ट रूप से मेरी माँ का बहुत सम्मान करते हैं या वे उनसे डरते हैं, या ये स्थिति के कारण है। लित इसी तरह चीजों के बारे में सोचता रहा जब तक कि उसने दूसरी आवाज नहीं सुनी, गाड़ी तैयार है, महामहिम। मैंने पहरेदारों और महल पर एक अंतिम नजर डाली। महल के द्वार बहुत बड़े थे, बड़े काले अहम मोटे गेट, मुझे लगता है किसी कठोर सामग्री से बने हैं। मैंने इस दुनिया में खनिजों के बारे में अध्ययन भी नहीं किया, भूगोल भी ठीक से नहीं। मुझे लगता है मैं अपनी माँ से पूछूंगा। मैं फिर से अपनी माँ की बाह में झूल गया और वापस सामने की स्थिति में आ गया, जहाँ मेरे नितंब उनकी बाईं बाह पर आराम से टिके हुए थे और मेरा शरीर उनके बाएं स्तन पर आराम से टिका हुआ था। आवाज एक नौकरानी की थी। उसने काले और सफेद रंग की फ्रेंच नौकरानी पोशाक पहनी हुई थी। स्कर्ट में फ्रिली किनारे थे और उसने काले रंग का लगभग पारदर्शी मोजा भी पहना था। उसके सुनहरे बाल और हरी आंखें थीं और उसकी उम्र 20 साल के आसपास लगती थी। अगर यह सच न होता कि मैं अपनी माँ और बहन जैसी महान सुंदरियों के आसपास रहा होता तो मैं उसे देखकर लार टपकाता रहता। उसके स्तन संभवतः फ या जी कप थे, जो मेरी बहन से थोड़े छोटे थे। मैंने जो सबसे बड़ा देखा है वह मेरी माँ का था और उसके बाद मेरी बहन का। मुझे ऐसी चीजों के बारे में सोचना बंद करना होगा। मेरे पास दिमाग के लिए दिख नहीं है। शायद मैं करता हूँ। नहीं, मैं नहीं करता। मैं करता हूँ। मैं बस थोड़ा सा सोचता हूँ। मैं फिर से बहुत ज्यादा सोच रहा था तभी मेरी माँ की कोमल आवाज ने मुझे स्तब्धता से जगाया। कब तक तुम उसे देखती रहोगी प्रिये? वो थोड़ा मुस्कुराई और अपने खाली हाथ से मेरी पीठ थपथपाई और मैंने ज्यादा सोचना बंद कर दिया। माफ करना, मैंने अपनी माँ की छाती में अपना चेहरा भरते हुए कहा। कोई बात नहीं प्रिया, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ। माँ अपने प्यारे बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, उसने कहा और मेरे माथे को चूम लिया। मैंने समझकर अपना सिर हिलाया। मैंने चारों ओर देखा और अपनी माँ से पूछा, बड़ी बहन नहीं आ रही है? जैसे ही मैंने कहा कि गाड़ी से एक सर बाहर निकले और हमारी ओर देखकर बोले, अरे, अब तुम्हें मेरी याद आई? आपने हमारे प्रशिक्षण सत्र के बाद एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। यह मेरी बड़ी बहन थी जो शिकायत कर रही थी। फुफुफु, प्रिय, क्या वह तुम नहीं थे जो भागे थे? ठीक है, इसे रोको और जल्दी से अंदर जाओ, हमें देर हो रही है। वह गाड़ी के अंदर गई और उसके बाहर बार बार हाथ हिलाते हुए बोली। मैं और मेरी माँ थोड़ा हंसे और अंदर चले गए। मेरी बहन ने मेरी माँ की तरह ही पोशाक पहनी हुई थी, लेकिन सफ़ेद रंग और सफ़ेद टोपी और उसके जूड़े में सफ़ेद गुलाब पहना हुआ था। मेरी माँ के गहरे रंग के विपरीत वो बेहद खूबसूरत और खूबसूरत लग रही थी। बड़ी बहन बहुत सुंदर लग रही है, मैंने उसकी तारीफ की और अपने दिल की बात कही। ये सुनकर वो मुस्कुराई और मेरे होठों पर चूम लिया। धन्यवाद प्रिया, आप भी बहुत सुंदर लगते हो। क्या तुम अपनी इस बेचारी बूढ़ी माँ की भी तारीफ नहीं करोगी प्रिये? मेरी माँ ने मेरी बहन के सामने दयनीय भाव बनाते हुए कहा। हाँ, हाँ, माँ, आप भी बहुत सुंदर लगती हो, लूसी ने सिर हिलाते हुए कहा। सही, तो मेरा चुंबन कहाँ है? माँ ने चिढ़ाते हुए पूछा। लूसी शर्मिंदा हो गई और जल्दी से लिलित के पास गई और उसके गालों पर एक चुंबन दिया और आज्ञाकारी रूप से अपनी सीट पर वापस बैठ गई। लिलित ने हंसते हुए अपना हाथ बढ़ाया और लूसी का हाथ खींच लिया और लूसी को अपने पास लाया और उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके होठों पर एक गहरा और लंबा प्यार भरा चुंबन दिया। लूसी ने संघर्ष किया। स्पष्ट रूप से वो अपनी माँ से दूर जाना चाहती थी, लेकिन अफसोस, वो अपनी माँ की तुलना में बहुत कमजोर थी। लिलित ने उसे जाने दिया।
हंसते हुए कहा, धन्यवाद प्रिय। लूसी अब शर्मिंदगी से आग बबूला हो रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने दिखावा किया कि उसे ये पसंद नहीं है, लेकिन उसके होठों के ऊपर की ओर मुड़ने से यह पता चल गया। मैंने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उन दोनों को देखा, लेकिन फिर भी मैंने अनजान बने रहना ही बेहतर समझा। अरे, अगर वे एक दूसरे के इतने करीब हैं, तो इससे मुझे भविष्य में कम काम करना पड़ेगा, है ना? क्या काम पूछते हो? ओह ठीक है, यह मेरे परिवार को निश्चित रूप से एक दूसरे के करीब लाने के बारे में है। गाड़ी चलने लगी। इसके बाहर दोनों ओर पिशाचों के शाही परिवार का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था। ये शाही परिवार क्लैन इव्यो का प्रतिनिधित्व करता था। इव्यो कबीले के शाही प्रतीक चिन्ह में गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग के साथ एक चांदी का चंद्रमा शामिल था। चंद्रमा के मध्य में एक काला राजसी महल था। ये बहुत अपारदर्शी नहीं था, लेकिन आधा पारदर्शी था। एक काला, नाजुक और परिष्कृत दिखने वाला राजदंड चंद्रमा के ऊर्ध्वाधर व्यास के साथ था, जो इसके और महल दोनों से होकर गुजर रहा था। लाल आंखों वाले काले चमगादड़, जो चमगादड़ों के शरीर पर लाल बिंदुओं की तरह दिखते थे, राजदंड के चारों ओर और महल से भी कुंडलित या उड़ रहे थे। कुल मिलाकर उन्होंने इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को एक बहुत ही गॉथिक, फिर भी राजसी एहसास दिया। प्रतीक चिन्ह इस पूरी दुनिया में एक चीज का प्रतिनिधित्व करता है, और वह है शक्ति। यदि कोई चाहे तो पूरी जाति को नियंत्रित करने और एक चाल से दुनिया का भाग्य बदलने की शक्ति। इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। पूरी दुनिया में केवल 3 लोगों को ही इस प्रतीक चिन्ह को दिखाकर घूमने की इजाजत थी, और वो 3 लोग कोई और नहीं बल्कि लिलिथ, लूसी और लिथ थे। जो कोई भी प्रतीक चिन्ह का अनादर करते हुए पाया गया, उसे मौके पर ही मार दिया गया, और यदि कोई मौजूद था तो उसके पूरे परिवार को नष्ट कर दिया गया। किसी भी देश, राज्य या यहाँ तक कि एक सामान्य व्यक्ति ने भी इतना मूर्खतापूर्ण कार्य करके अपने भाग्य को चुनौती देने का साहस नहीं किया। इस दुनिया में मूर्खतापूर्ण तरीके से मरने की मासिक पत्रिका है, और जिसने भी यह मूर्खतापूर्ण काम किया और मर गया, उसे निश्चित रूप से इसमें चित्रित किया जाएगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क। हार्दिक बातचीत गाड़ी को 2 दुस्वप्न घोड़ों द्वारा ले जाया जा रहा था। दुस्वप्न वाले घोड़े आध्यात्मिक जानवर थे, जो उन स्थानों पर पैदा हुए थे जहां दुस्वप्न की मात्रा सबसे अधिक थी। किसी छोटे शहर या गांव की एक निश्चित आबादी को लंबे समय तक बुरे सपने दिखाकर उनका कृत्रिम प्रजनन भी किया जाता है। ये घोड़े बहुत शक्तिशाली हैं, और उनकी शक्ति लोगों द्वारा अनुभव किए गए दुस्वप्न की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। जो लोग अभी गाड़ी ले जा रहे हैं, उन्हें रैंक 9 के जादूगर के बराबर शक्तिशाली माना जा सकता है। ऐसे शक्तिशाली लोगों को प्रजनन करने के लिए पूरे राज्य को कम से कम 3 महीने तक दुस्वप्न का अनुभव करना होगा। गाड़ी के अंदर एक छोटा बार काउंटर, एक छोटा वाइन सेलर और जलपान के लिए चाय काउंटर था। मुझे समझ में नहीं आता कि यह क्यों मौजूद है, क्योंकि वैसे भी कोई भी गाड़ी के अंदर ज्यादा सवारी नहीं करेगा। खैर, मैं एक बच्चा हूँ, इसलिए यह मेरी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं वही करता हूँ जो एक बच्चे को करना चाहिए। मैंने अपनी माँ के दोनों स्तनों को एक साथ बाहर खींच लिया और उसके स्वादिष्ट गुलाबी निपल्स को चूसने लगा और दूसरे को मरोड़ने लगा। लूसी बगल से नजरें चुराती रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये पहली बार था जब उसने मुझे माँ द्वारा स्तनपान कराते हुए स्पष्ट रूप से देखा था। मेरी माँ ने उसकी नजरों पर गौर किया और हंसते हुए बोली, यह क्या है प्रिया? क्या आप भी इन्हें पहले की तरह चूसना चाहते हैं? यदि आप चाहें तो जान सकते हैं। आखिरकार मैं तुम्हारी माँ हूँ, और चाहे तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, तुम मुझे अब भी वैसी ही देखोगी जैसी लिथ तुम्हें दिखती है। फुफुफु, लूसी बहुत शर्मिंदा हो गई और बोली, एंड नो एम मॉम। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाती,
माँ ने उसे अपने पास खींच लिया और उससे दूसरा निप्पल चूसने को कहा, जिसे मैं सहला रहा था। ओह माय, क्या मेरी माँ पागल है या कुछ और? ऐसा नहीं है कि मुझे इससे नफरत है, लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? क्या सभी पिशाच इतने पागल होते हैं? लूसी ने अपना मुंह अपनी माँ के निप्पल पर पाया और वो अपनी माँ और खुद की ताकत में अंतर के कारण खुद को बाहर भी नहीं निकाल सकी। जबरदस्ती उसके मुंह में अपना दूध ठूंसने के कारण दूध लूसी के मुंह में अपने आप चला गया और कोई विकल्प न होने पर उसने दूध गटक लिया। उसने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाई और कोई विकल्प न होने पर उसने भी अपने छोटे भाई की तरह दूध पीना शुरू कर दिया। लिलित गर्व के भाव से अपने दोनों बच्चों को अपने स्तनों से दूध पीते हुए देख रही थी। उसे माँ से बहुत लगाव था और वो अपने दोनों बच्चों को मूर्खतापूर्ण तरीके से बिगाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अब उसके दोनों बच्चों को दुलारने का मौका था तो वो इसे क्यों जाने देती? वह जानती थी कि उसकी बेटी एक सामान्य माँ बेटी की तरह उसके साथ अंतरंग होने में बहुत शर्मीली और शर्मिंदा थी, इसलिए उसने खुद को फिर से अपनी बेटी के करीब लाने के लिए ये छोटी छोटी हरकतें की। उसने अपना हाथ जो अपनी बेटी के सिर के पीछे से पकड़ा हुआ था, हटाकर उसकी कमर पर रख दिया और उसे अपने करीब ले आई। ये जानने के बाद भी कि उसकी माँ ने उसके सिर को छोड़ दिया है, लूसी ने वास्तव में खुद को पीछे नहीं हटाया क्योंकि वो अपनी माँ के दूध के मीठे स्वाद में बहुत खोई हुई थी। लिलित अब आलिंगन का स्रोत था। वर्तमान में उसकी बाईं ओर लूसी थी जिसने एक हाथ से अपना बायां उल्लू पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से अपनी कमर को सहारा दे रखा था और वो अपनी माँ के साथ अधिक अंतरंग न होने की इतने वर्षों की निराशा को दूर करते हुए भूख से अपनी माँ के स्तन को चूस रही थी। लिलित ने अपनी बेटी की ओर ऐसे देखते हुए उसे स्नेह भरी दृष्टि से देखा और उसके बालों को सहलाने लगी। लिलित के दाहिनी ओर था और उसके दोनों छोटे हाथ उसके बड़े दाहिने उल्लू को सहारा और स्थिरता दोनों के लिए पकड़ रहे थे, क्योंकि उसका छोटा हाथ स्पष्ट रूप से लिलित की कमर तक नहीं पहुंच सकता था। लिलित उसके सिर को नहीं सहला सकी क्योंकि उसने सहारे के लिए लित को उसकी कमर से पकड़ रखा था। लिलित को अभी सचमुच पूर्णता महसूस हुई। वो हमेशा ऐसे एहसास की चाहत रखती थी। हालांकि लूसी का जन्म हुआ था और उसने एक अच्छी माँ की तरह उसकी देखभाल भी की थी, लेकिन वास्तव में लूसी कभी भी उसके साथ उतनी अंतरंग नहीं थी जितनी लित वर्तमान में है। लूसी जब लित की उम्र की थी तो वह दिन में 2 बार भरपेट दूध पीती थी और अपनी माँ लिलित से दूर अपना काम करती रहती थी। वो कोई बुरी बच्ची नहीं थी या अपनी माँ से नफरत नहीं करती थी, लेकिन वो बहुत चंचल थी। लिलित को लूसी को बिगाड़ने के ज्यादा मौके नहीं मिले और इसके विपरीत लित ने इन 3 वर्षों में बमुश्किल कभी उसका साथ छोड़ा। अब लूसी को उसे भूख से चूसते हुए देखकर उसे ऐसा लगा जैसे लूसी भी उसके मात्र स्पर्श की इच्छुक है और उसने अब से उसके साथ और अधिक घनिष्ठ होने का निर्णय लिया। दूसरी ओर लित स्पष्ट रूप से बहुत आनंद ले रहा था। वो अपनी बड़ी हो चुकी बहन को इतनी उत्सुकता से अपनी माँ का दूध पीते हुए देखकर बहुत हैरान था, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह भी अपनी माँ से उतना ही प्यार करती है जितना वह करता है और शायद वो उसके साथ अंतरंग होने के मौके ढूंढना चाहती थी। वो वास्तव में मात्र प्रेम की बहुत भूखी है। क्या माँ मुझसे पहले उसे इतना प्यार नहीं करती थी? ठीक है, ये देखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हम दोनों पर कितना ध्यान देती है। यह शायद कहीं न कहीं लाइन के अनुरूप होगा। मेरी बहन बहुत शर्मीली थी और इसलिए वह माँ के साथ ज्यादा संपर्क में नहीं थी और मुझे लगता है कि वह ज्यादातर समय अपने युद्ध और जादू कौशल को सुधारने में बिताती थी। अगर लित को पता होता कि उसके ज्यादा सोचने के कारण उसकी आंख पर चोट लगी है, तो शायद वो हर चीज में बहुत अहंकारी और अति आत्मविश्वासी हो जाता और इस साल की शीर्ष 10 सबसे आत्मजुनूनी लोगों पत्रिका में उसका नाम होता।
कुछ देर तक दूध चुसवाने और संतुष्ट महसूस करने के बाद लूसी ने खुद को अपनी मां के आलिंगन से बाहर निकाला। अपनी मां के स्तन और उसके गुलाबी निपल्स के सुंदर दृश्य को देखने के बाद उसे तुरंत एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ था और वो बिल्ली के बच्चे की तरह उछल पड़ी जिसने अपनी पूंछ पकड़ ली हो। लिलित ने चकित भाव से अपनी बेटी की ओर देखा। उसने झट से उसकी कमर पकड़ ली और लूसी को अपने पास खींच लिया और बोली, ठीक है बेबी, आराम करो और आराम करो। उन शब्दों ने लूसी पर वास्तव में सुखदायक और शांत प्रभाव डाला क्योंकि वो अंततः शांत हो गई और अपनी मां को कमर से गले लगा लिया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। मां, क्या ये सचमुच ठीक है? उसने सूंघते हुए और लगभग रोते हुए पूछा। लिलित ने अपनी बेटी की आंखों से आंसू की छोटी बूंद को पोंछा और धीरे से उसके सिर को थपथपाया और कहा, ये ठीक है प्रिया। क्या मैंने पहले नहीं कहा? मां की नज़र में आप वैसे ही हैं जैसे लित आपको दिखते हैं। तुम अब भी मुझे एक बच्चे की तरह दिखते हो, वयस्क पिशाच की तरह नहीं। आप एक प्यारी सी पिशाच लड़की थी, हैं और हमेशा रहेंगी, जो अपनी मां की स्कर्ट पकड़कर महल में घूमती थी और प्रसन्न भाव से मां वह कहती थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें अपने चारों ओर दीवारें खड़ी नहीं करनी चाहिए और तुम माँ के साथ जो चाहो कर सकते हो और उनसे खुलकर बात कर सकते हो। वो हमेशा नंबर 1 व्यक्ति रहेगी जो आपकी परवाह करती है और आपकी देखभाल करेगी। लिलित को लगा कि यह अपनी बेटी को कुछ शब्द देने का सही समय है ताकि उसकी अराजक मानसिक स्थिति को समायोजित किया जा सके। वो सही थी क्योंकि यह सुनने के बाद लूसी को वाकई बहुत अच्छा लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर जो बाधाएं थीं, वे अब टूट गई हैं और वह 500 साल पुराना राजा रंग, ढेर सारी जिम्मेदारियों वाली पिशाच जाति की स्थानापन्न पिशाच रानी नहीं बल्कि अपनी मां के स्नेहपूर्ण आलिंगन में बस एक छोटी लड़की थी। लित ने अपनी मां और बड़ी बहन के साथ पूरी बातचीत सुनी और वास्तव में सोचा कि उसकी बहन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन अपनी मां की बातें सुनकर उसे यह महसूस हुआ कि उसकी बड़ी बहन अब अच्छा महसूस कर रही है। मूड को और अधिक खुशनुमा बनाने के लिए उसने पॉप ध्वनि के साथ अपना मुंह अपनी मां के स्तन से बाहर निकाला और अपनी मां की ओर देखा और कहा, नहीं, नहीं मां, लित नंबर 1 व्यक्ति है जो आपकी और बड़ी बहन दोनों की परवाह करता है और देखेगा दोनों के बाद। दूसरी ओर लित उनकी प्रतिक्रिया देखने के बाद अंदर ही अंदर चिल्लाने लगा, सफलता? क्या मैं सबसे अच्छा बेटा, भाई नहीं हूँ? अगर वह 3 साल का न होता और दुनिया के सबसे ताकतवर वैम्पायर का बेटा न होता तो शायद उसे इस साल की शीर्ष 10 सर्वाधिक आत्मा जुनूनी लोगों की पत्रिका में शामिल किया गया होता। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क।